एक सिचुएशन को आप इमेजिन करें। आप आराम से बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूर एक मुल्क में हैं या किसी दूसरी स्टेट में हैं और तभी अचानक से रात को आपको पता चलता है कि वर्ल्ड लेवल पर एक इमरजेंसी अनाउंस की गई है। लेट्स सपोज एक मेडिकल इमरजेंसी है। आपका क्या रिएक्शन रहेगा उस टाइम? ऑब्वियसली आप पैनिक होंगे। आप उस टाइम सोचेंगे कि किसी ना किसी तरीके आप अपने घर वालों के पास पहुँचे और मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या किया जाए। आज की इस स्टोरी टेलिंग में हम कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं। मैं बात करूंगा मेरे ही एक फ्रेंड शुभम गुप्ता की। ये बात है 30 और 31 जनवरी की, जब मेरे फ्रेंड शुभम गुप्ता जो चाइना में ही था, किसी इम्पोर्टेंट जॉब के लिए, टास्क के लिए वो चाइना में था। सो वो अपने फ्रेंड्स के साथ 30 की शाम को टॉक कर रहे थे। दे वर एंजॉयिंग द लाइफ एंड सडनली उसे ये पता लगता है कि WHO ने पूरे वर्ल्ड लेवल पर मेडिकल इमरजेंसी अनाउंस कर दी है। और उसी रात उसे पता लगता है कि मैक्सिमम फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को शट डाउन किया गया है। तो उस टाइम पे शुभम वाज सो पैनिक्ड एंड सो कंफ्यूज्ड कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे क्या करना चाहिए। शुभम से मेरी मुलाकात तकरीबन आज से 4 साल पहले 2016 में हुई थी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम शिमला आया था। और उस टाइम पर कुछ लोगों से जब मैं वाकिफ़ हुआ था, मेरी जान पहचान हुई थी, तो शुभम उन लोगों में से एक था। मुझे नहीं पता था कि बाद में जाकर मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स में वो शुमार हो जाएगा। इस बार जब मैं करसोग गया तो मेरी मुलाकात ऑब्वियसली शुभम से हुई। हम दोनों ने काफ़ी देर तक बात की और इसी बीच मैंने शुभम से उसकी लाइफस्टाइल चाइना में जो थी उसके बारे में पूछा, वहाँ के कल्चर के बारे में पूछा। और बात करते करते फिर हम इस टॉपिक पे आए कि कैसे जब ये पैंडेमिक हुआ, जब ये पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस हुई और कैसे उसने खुद को रेस्क्यू किया चाइना से और कैसे वो इंडिया पहुंचा और उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे। और इंडिया पहुंचते ही वो कैसे अपने गांव तक पहुंचा और उसके बाद कैसे उसने खुद को तकरीबन 14 या 15 दिनों तक खुद को क्वारंटीन किया। अपनी फैमिली में पहुंचने के बावजूद अपने घर वालों से वो 14-15 दिनों बाद मिला, एक घर में रहते हुए भी। ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको सुनाना भी ज़रूरी है। और बिना टाइम गवाए अब हम सीधा चलते हैं शुभम के उस इंटरव्यू की तरफ जो मैंने कंडक्ट किया और शुभम को फोर्स किया कि वो कैमरा पे आए और हमारे साथ वो अपनी स्टोरी शेयर करें। चलिए शुभम की सारी स्टोरी सुनते हैं। चाइना से तुम कब आए थे? आउटब्रेक कब हुआ था वहाँ? मैं आउटब्रेक वहाँ पे 23 जनवरी को हो गया था शुरू। 23 जनवरी को जहाँ मैं रहता था वो लॉकडाउन हो गया था उस टाइम पूरी तरीके से चाइना। 23 जनवरी को। अच्छा। और उसके बाद हम अंदर ही रहते थे। फिर 30 जनवरी को आसपास हम मतलब काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, हम दोस्तों के साथ अपने रह रहे थे। तो 30 जनवरी की रात को मतलब 31 चाइना में उस टाइम हो गए थे 2:30 बज गए थे। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी वो आई थिंक अमेरिका के हिसाब से 2-2:30 बजे की आएगी। तो वो रात को चाइना में 2:30 बजे उस टाइम जो टाइम जोन था वहाँ पे हम देख रहे थे कि एकदम से 43 एयरलाइंस बंद होगी। और मैंने निश्चय किया कि नहीं, अब मैंने चाइना में नहीं रहना, अब हम करसोग वापस अपने घर जाएंगे, मैंने यहाँ नहीं रहना बस। ओके। तो आपको अगले दिन की फ़्लाइट हुई, आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, अगले दिन की फ़्लाइट 31 शाम की मेरी फ़्लाइट करवाई। मेरे दोस्त, मैंने घर में नहीं बताया था कि मैं करसोग आ रहा हूँ, जैसे घर आ रहा हूँ। मेरा दोस्त दिलीप और एक मेरा फ्रेंड और है पंकज, इन दोनों को मैंने बताया कि मना भाई ऐसी सिचुएशन है और मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मैंने फ़्लाइट करवानी थी। तो इन दोनों ने 30,000 रुपये मुझे इकट्ठे करके अपने दोनों ने दिए और मेरी फ़्लाइट करवाई। फिर शाम को 10:30 बजे चाइनीज़ टाइम के हिसाब से 10:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी। तो उस टाइम बोला गया था कि 4 घंटे पहले वहाँ पहुँचना है एयरपोर्ट में, ठीक है। मैं 4 घंटे पहले पहुँचा तो उन्होंने बोला कि आपकी बोर्डिंग 8:30 बजे होगी। जैसे 8:30 बजे मैं गया, उस टाइम मैं 1 घंटा अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था फ़ोन पे।
तो जो N95 मास्क मैंने पहना था उससे यहाँ से हवा निकल रही थी, तो एयर ब्लो से मेरा माथा गर्म हो गया। जैसे ही माथा गर्म हुआ और मैं सीधा बोर्डिंग के लिए जब आगे गया टिकट चेकिंग के लिए, उन्होंने जैसे ही मुझे देखा और जैसे ही लेज़र डाली थर्मल चेकिंग के लिए, उसमें मेरा टेम्परेचर आ गया। फिर उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया जाने के लिए और बोल दिया कि आप यहाँ से वापस चले जाओ। चाइना में था, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानता नहीं। फिर सोचा मैंने क्या करूँगा, ऐसे रहकर क्या करूँगा। फिर मैं एयरपोर्ट से तो निकाल दिया। फिर मैंने सोचा कि मैंने चलो अब जो भी हो, अब कोविड का टेस्ट मुझे करवाना ही पड़ेगा। फिर मैं हॉस्पिटल गया, जिनान हॉस्पिटल गया, वहाँ पे कोविड का टेस्ट करा और माता रानी की दया से नेगेटिव रहा। गुड। और वो आपने जो टिकट करवाई थी उसका क्या? उसको कैंसिल करवा के रिफ़ंड करवाना पड़ा, वो भी 2-3 हफ्ते बाद रिफ़ंड हुई। और अगली फ़्लाइट आपको कब मिली? अगली फ़्लाइट उसके अगले दिन नहीं कर दी मैंने। ओके, आपको दोबारा खर्चा करना पड़ा? हाँ, दोबारा खर्चा करना वो दोबारा पैसे किसने भेजे? फिर मैंने घर में बता दिया कि ऐसे मैं घर आ रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी टिकट करवा दी। ठीक है। और एयरपोर्ट दिल्ली उतरने के बाद वो एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आप मुझे बता रहे थे। और कौन कौन सी आपने कोशिश करी है बचने की, लेकिन स्टिल लोग फिर भी आपके कांटेक्ट में आ रहे थे? और वो अगर आप बाय चांस अगर आप पॉजिटिव होते तो उसके क्या इम्पैक्ट थे, वो बताएं। वैसे जब मैं चाइना से आ रहा था, मैंने सुना था एक न्यूज़ चैनल में, मैंने बहुत क्लियर तरीके से सुना था। उसमें एक अधिकारी बोल रहा था कि बोला जो भी चाइना से या आसपास की कंट्री से जो भी इंडिया आ रहा है, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जा रहा है। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा, बस नॉर्मल तरीके से जो इमिग्रेशन प्रोसेस होती है वो कंप्लीट की, और बस उन्होंने जो चाइना से आ रहे थे उनकी बस थर्मल चेकिंग की। और साथ में जिस टाइम पासपोर्ट इमिग्रेशन पे जाता है, बस हमारे को बोला कि एक पेज सा साइन करवा के दिया कि बोला आपको खुद 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा, जो मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, जो बहुत ही गलत डिसीजन था। खुद क्वारंटीन होने वाला, खुद क्वारंटीन का रीज़न मान लो, देखो माता रानी की दया से मैं तो नेगेटिव था, मैं तो नेगेटिव निकला। बट यस, अगर मैं पॉजिटिव होता तब बात बहुत बढ़ जाती, क्योंकि मेरा घर वहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, दिल्ली एयरपोर्ट से। अब ट्रैवलिंग के लिए मुझे तो बस ही लेनी पड़ रही थी, बस में आ रहा हूँ। मान लो अगर मैं पॉजिटिव होता, बस में आ रहा हूँ, कितने लोगों से कांटेक्ट, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मना किसी भी बंदे से ना कोई डायरेक्ट ना कोई इनडायरेक्ट कांटेक्ट लेके आऊँ। बट स्टिल हम नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता मतलब ही नहीं बनता कि आप कांटेक्ट ना लो। आप रुकेंगे, करनाल रुकेंगे, सनवारा रुकेंगे, शिमला रुकेंगे, आपके साथ बंदे टच होंगे, साथ बैठा है। हाँ, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जब आप अपने आप को बचा ही नहीं पाते हैं तो कोई भी कांटेक्ट, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा ही होगा, बचा ही नहीं सकता बंदा, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी। जब आप घर आए तो आपने नेगेटिव होने के बाद भी क्या आपने अपने आप को क्वारंटीन किया? बिल्कुल, मैं 21 दिन तक क्वारंटीन था, क्योंकि मैंने सिचुएशन देखी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोविड का पेशेंट मैंने अपनी आंखों से देखा है तड़पते हुए। और अगर मैं पॉजिटिव होता, मैं तो चलो, अगर मैं पॉजिटिव हो गया, चलो जो आज की डेट में निकल रहा है कि उस टाइम तो ऐसा ही था कि सबके नज़र में यही था कि भला जो पॉजिटिव है वो मर रहा है, ठीक है। बट स्टिल अगर मैं पॉजिटिव हो के ठीक होता, बट मेरी फैमिली तो है, मेरे मम्मा एज्ड है, 52 ईयर्स एज है मेरी मम्मा की, उनके लिए तो प्रॉब्लम होती। तो अपने आप को तुमने क्वारंटीन करना ही सही समझा? बिल्कुल। ठीक है। और उस क्वारंटीन में कैसे लाइफ जीते तुम? पेरेंट्स के साथ कैसे कांटेक्ट करते थे? मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल से कांटेक्ट करता था। एक घर में रहते हुए भी आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल से कांटेक्ट करता था। और ये प्रदीप सिंह बाली जी तो मेरे घर आए हैं जब मेरा कमरा मतलब 2 फ्लोर है मेरे घर पे, मैं ऊपरले फ्लोर पे अकेला रहता था। तो मेरे घर के जितने भी लोग थे सब निचले फ्लोर में रहेंगे, और अगर बात करेंगे, अगर मेरे को देखेंगे भी तो 3-3 मास्क डिस्पोजेबल, 3-3 मास्क वो पहनेंगे, एक N95 में मास्क पहनेंगे और अंदर से 2 डिस्पोजेबल मास्क। इतना खौफ था, डर था मेरे अंदर, खुद डर था मेरे को। नहीं, मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर वाले बीमार हो, और घर वाले तो बाहर जाते हैं, कहीं वैसे ही फैल गया, कोई भी बीमार हो जाए तो फिर अच्छा नहीं। जब मेरा क्वारंटीन टाइम कंप्लीट हुआ उसके बाद घर वाले तो भावुक थे ही,
सभी की आंखों में आंसू थे कि बोला नहीं अब ठीक है बंदा। 21 दिन तक पूरे कोई सिम्टम्स नहीं, नथिंग। बट फिर भी मैंने स्टिल 3 बार अपना चेकअप करवाया, चेस्ट एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट्स, और वो सभी रिपोर्ट्स मैं चाइना भेजता था। तो इससे एक ऐसा था कि क्योंकि चाइना में जो मेरे नॉन थे वो एक्चुअल में इस कोविड के पेशेंट्स के साथ डील करते थे फ्रंट लाइन, क्योंकि कोविड की ना तो कोई रैपिड टेस्टिंग किट थी और ना ही साथ में कोई अनदर सॉल्यूशन था जो हमारे यहाँ के करसोग के हॉस्पिटल था। क्योंकि यहाँ ऐसी हालत है, अगर हमें अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना है तब भी शिमला जाना पड़ता है। कोई भी छोटी सी बीमारी हो फिर भी शिमला जाना पड़ेगा। ना हमारे पास यहाँ डॉक्टर्स की उतनी सही फैसिलिटी नहीं है। डॉक्टर्स तो हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट यस उन डॉक्टर्स भी तभी कर पाएंगे अगर उनके पास खुद कोई मशीन्स वगैरह हो, या फिर मतलब जो इक्विपमेंट्स आपको जनरली चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैंने चाइना में अपने टीचर के हस्बैंड से पूछा जो कोविड के पेशेंट के साथ फ्रंट लाइन पे डील करता था कि मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे कहा कि आप चेस्ट एक्सरे मेनली करवाओ और साथ में ब्लड टेस्ट करवाओ, CBC अपना। उसमें वाइट ब्लड सेल की यूनिट्स को मेनली चेक किया जाता है CBC में, जब कोविड के उसमें टेस्ट में होता है। तो वो सभी रिपोर्ट्स मैंने 3 टाइम चेक करवाया और सभी रिपोर्ट्स यहाँ से वेरीफाई करवाने के साथ साथ मैंने चाइना से भी 3 टाइम वेरीफाई कराई और उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। तब करके बाहर आया। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ शुभम गुप्ता कि कैसे उसने चाइना से लेके करसोग तक अपनी जर्नी पूरी की। ऑल आई कैन से एट द एंड इज स्टे सेफ, फील रिस्पॉन्सिबल एंड स्टे हेल्दी। सत श्री अकाल।